Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 हेतु पर्यावरण शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले 8 पेपर मैंने पर्यावरण के अपलोड कर दिए हैं, वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हो। दोनों लेवल के लिए साथियों ये संपूर्ण 30 क्वेश्चन जो नवीनतम सिलेबस है उस पर आधारित है। तो मित्रों बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के 3 वीडियो में बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मित्रों, पहला जो वीडियो आपका है उसमें पहले वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाले हैं, टेस्ट नंबर 21। फिर उसके बाद एक और वीडियो ये है पर्यावरण का, एक और वीडियो है शिक्षण विधियों का, जिसमें 15-20 मिनट में ही 10 शिक्षण विधियाँ क्लियर की है मैंने। तो जिस तरह से आप रिवीजन करते हो उससे भी तीव्र गति से मैंने उस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए बनाया है। तो तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, वंश परंपरा शाखीय संयुक्त परिवार में होते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्रवधु एवं भाई बहन। 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। अविवाहित या तलाकशुदा एवं विधवा संबंधी अपने बच्चों को भाई बहनों के साथ रखते हैं और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, वंश परंपरा शाखीय संयुक्त परिवार का मतलब होता है जहां पर 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब 3 पीढ़ियों की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन टेस्टों को 2-2 बार जरूर देखिएगा। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1930, 1 जनवरी 1930, 8 मार्च 1930 और 5 सितंबर 1930। तो साथियों, हरविलास शारदा के द्वारा ये बनाया गया और ये एक्ट लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो भी ये टेस्ट अभी कर रहे हो तो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनकी 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो आप, तभी ये क्वेश्चन आपको याद रह पाएंगे। एक बार में तो याद नहीं रह पाते क्वेश्चन। तो जैसे आज कर ली तो आज से 8 दिन बाद प्लेलिस्ट को खोल के वापस सारे वीडियो एक बार पुनः देखो ताकि ज्ञान आपका स्थायी हो जाए साथियों। और आप स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे 20 मिनट का वीडियो है तो आप दुगना करके उसको 10 मिनट में देख सकते हो। तो 10 मिनट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होते हैं एक पेपर के लिए। अगर 8-10 पेपर है तो 100 मिनट में पूरे 10 पेपर हो जाएंगे, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। 8-10 दिन में कह रहा हूँ, 10-12 दिन में, 15 दिन में एक आध बार रिपीट कर लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। टुंड्रा प्रदेश के निवासी कहलाते हैं क्राल, ट्यूपिक, इग्लू और घर। तो जो टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी है उनके जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इग्लू के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, ये यूं भी आना चाहिए। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के इस निवास क्या कहलाते हैं? तो वो कहते हैं इग्लू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन और दुग्ध उत्पादन। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध हरित क्रांति से नहीं है बल्कि दुग्ध उत्पादन से है साथियों। किससे है? दूध उत्पादन से, कि दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो जिला मंच है वहाँ पर जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 वाला, इसके अंतर्गत कार्यकाल पूछा है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो मित्रों, जो जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है या तो वो 5 वर्ष पूरे काम करेंगे, या यदि 5 वर्ष नहीं हुए लेकिन उनकी आयु 65 वर्ष होगी तो जो भी पहले होता है वहाँ तक इनका कार्यकाल होता है। पहला विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सहकारी साख समितियों का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंच स्तरीय और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो पंचायती राज है, जो सहकारी साख समितियां हैं,
इत्यादि इनका ढांचा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है इनके लिए। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारत में बेरोजगारी कम करने हेतु सर्वाधिक जोर दिया जाता है। सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन करके, तो नए पद तो कहाँ बना रहे हैं साथियों, पद और कम कर रहे हैं अब तो। उद्योगों की संख्या बढ़ाकर, स्वरोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करके और श्रम शक्ति को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराकर। तो विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना भी, इस पे भी जोर नहीं देंगे, बल्कि जोर देंगे मित्रों यहाँ पर स्वरोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करके, कि जो खुद के जो रोजगार है ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए ताकि सभी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि बेरोजगारी कम हो भारत में। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा 7वें में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान। तो साथियों राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जैसे सरपंच वगैरह है, मेंबर्स वगैरह है, तो इनके जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि जो जैसे सांसदों के चुनाव होते हैं फिर इत्यादि, ये चीज़ें केंद्र स्तर से होती है साथियों। तो चलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय मत व्यवस्था, एकत्रित मत व्यवस्था, विधायकों द्वारा और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान व्यवस्था द्वारा। तो मित्रों भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। देखिए ज़्यादातर जिसकी जो गवर्नमेंट होती है राष्ट्रपति जी भी उनके ही होते हैं साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। राजस्थान में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऐसे मेले का नाम बताना है। बाणगंगा मेला, श्री महावीर जी का मेला करौली, केला देवी का मेला करौली या करणी माता का मेला। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कौन सा सही रहेगा। जो मेला वर्ष में एक नहीं बल्कि 2 बार आयोजित किया जाता है। देखिए बाणगंगा, केला देवी, श्री महावीर जी ये एक बार ही आयोजित करते हैं, लेकिन करणी माता के मेला वो एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहने जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की, केसरिया रंग की। तो जब युद्ध में वीर योद्धा जाते थे तो वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर ही युद्ध में जाते थे साथियों। कौन से रंग की? केसरिया, क्योंकि केसरिया जो रंग है वो बलिदान का प्रतीक है मित्रों। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है ये भी मित्रों। भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बयाना दुर्ग भरतपुर, नाहरगढ़ दुर्ग बारा और तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो जो दिल्ली का लाल किला है उसी शैली में राजस्थान में जो नाहरगढ़ दुर्ग है बारा जिले में स्थित, बिल्कुल उसी शैली में बनाया गया है मित्रों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है? अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर हैं पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर बताइएगा साथियों। जो ये अस्थि है, जो उपास्थि है, जो टेंडन है, जो टेंडर है सॉरी, और जो रुधिर है, तो इनकी अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ये सभी संयोजी उत्तक के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संयोजी उत्तक के अंतर्गत। तीसरा विकल्प सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। वसा का पाचन कहाँ होता है?
आमाशय में, छोटी आंत में, मुंह में और बड़ी आंत में। तो मुंह में थोड़ी पाचन होता है, मुंह में पाचन नहीं होता है बल्कि पाचन होता है। वसा की बात करें तो वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है मित्रों। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। तो 15 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं। कोशिश होना चाहिए कि हर बार 25 प्लस आपके सही हो। हमें कमेंट करके बताएं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो साथियों। तो प्रश्न नंबर 16, हीमोफीलिया रोग नहीं होता है बालक को, महिलाओं को, पुरुषों को और उक्त सभी को। तो हीमोफीलिया जो रोग है वो महिलाओं के माध्यम से फैलता है, लेकिन महिलाओं को कभी भी नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। फैलता तो हीमोफीलिया महिलाओं के माध्यम से, लेकिन महिलाओं को ये रोग नहीं होगा, बल्कि पुरुषों को या बालकों को ही ये रोग होता है साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है शाल्क, सेबिन, दोनों और कोई नहीं। तो पोलियो की मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दी जाती है किस नाम से जानी जाएगी? दो चीज़ें हैं, एक तो शाल्क है और एक सेबिन है। कौन सा सही आंसर है? तो साथियों पोलियो की मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दी जाती है उसको कहते हैं शाल्क। क्या कहते हैं? शाल्क। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, और पृथ्वी पर मिलने वाली सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो जैव विविधता का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, बल्कि जो प्राणी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसलिए चौथा न होकर तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। कल्पना चावला के सम्मान में किस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना फर्स्ट रखा गया? मेडसेट फर्स्ट, कार्डोसेट 1, जीसेट 1 और माइक्रोसेट 1। तो साथियों कल्पना चावला के सम्मान में जिस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया था वो था मेडसेट 1। क्या था? मेडसेट 1। इनका नाम क्या रखा गया था? कल्पना फर्स्ट रखा गया था मित्रों। प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 19 में राइट है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो मित्रों 20वां क्वेश्चन क्या है? 26 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह हासिल करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला का गौरव किसे प्राप्त है मात्र 26 साल की उम्र में? मालावत पूर्णा, निवेदिता चौधरी, अरुणिमा सिन्हा और अनीता कुंडू। तो 26 साल की उम्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला है वो निवेदिता चौधरी, जिसने माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह मतलब वो उस पर चढ़ाई पूर्ण रूप से पूरी की है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां क्वेश्चन है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी और बबुल। थार का कल्पवृक्ष रोहिड़ा को नहीं कहेंगे, ना ही सागवान को, ना ही बबुल को, बल्कि खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। देखा होगा थार मतलब रेगिस्तान में खेजड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मित्रों, इसको कहा जाता है थार का कल्पवृक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में मरुस्थल प्रसार रोकने हेतु सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन थार डेजर्ट, ऑपरेशन जलधारा और अकाल राहत कार्यक्रम। तो मित्रों 1991 में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा का कार्यक्रम चलाया गया था। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 15 मई को, 15 जून को, 4 अगस्त को और 5 जून को। तो देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं मित्रों। कब मनाते हैं? 5 जून को। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 23 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? थार की वैष्णो देवी, जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता और तनोट माता। देखिए जो तनोट माता राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, इसको ही थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है।
विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25वें क्वेश्चन पर आएंगे मित्रों। पाबूजी तथा डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता, इक तारा, मांदल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पाबूजी है और जो डूंगरजी है, इनके जो भोपे होते हैं साथियों, वो रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का वाद्य यंत्र है साथियों ये एक। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 25 में। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 26। पर्यावरण शिक्षा बालक को प्रेरित करती है परीक्षा पास करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए, पर्यावरण ज्ञाता बनने के लिए और अरोचक शिक्षा के लिए। तो अरोचक शिक्षा वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। परीक्षा पास करना ये ज़्यादा यूँ नहीं है कि भाई परीक्षा को पास करने के लिए ही पर्यावरण शिक्षा बालक को प्रेरित करेगी, नहीं मित्रों। पर्यावरण ज्ञाता बनाना ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण का ज्ञाता बालक को बनाया जाए। तो साथियों इस प्रकार रचनात्मक कार्य के लिए पर्यावरण शिक्षा बालक को प्रेरित करती है। 26 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और पर्यावरण का विकास करना। तो मित्रों अच्छे अंक प्राप्त करना इसका आशय नहीं रहेगा। पर्यावरण का विकास करना ये एक हो सकता है, लेकिन इससे बेटर आंसर क्या है? पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास बालक के अंदर करना ही पर्यावरण शिक्षा का अर्थ निकलता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 27 में। देखिए पर्यावरण का विकास करना साथियों शिक्षा का आशय नहीं है, एक उद्देश्य हो सकता है लेकिन आशय नहीं है। तो प्रथम विकल्प ज़्यादा बेटर है, वैसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 27 में अपने अनुसार बुक में भी बिल्कुल प्रथम ही दिया था और मेरा मत भी प्रथम पे ही है साथियों। नेक्स्ट 28। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से और नर्सरी स्तर से। तो नर्सरी में तो बालक पूर्व प्राथमिक कक्षा में होता है साथियों, LKG HKG जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से तो पर्यावरण अध्ययन की क्या शिक्षा दोगे? यहाँ तो उसको चित्र वगैरह पहचानना भी नहीं सीख पाता है ढंग से वो। तो साथियों प्राथमिक स्तर से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जानी चाहिए और राजस्थान में कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। कक्षा 3 किस में है? प्राथमिक में है। विकल्प नंबर 1 सही है 28 में। नेक्स्ट 29। जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है वह शिक्षण सूत्र कौन सा है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व का ज्ञान दे रहे हैं। तो स्थानीय गुण तो हम जानते हैं, मतलब यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों। अब स्थूल से सूक्ष्म नहीं रहेगा, संपूर्ण से खंड नहीं रहेगा। खंड से संपूर्ण हो सकता था लेकिन वो तो नहीं है, इसलिए ज्ञात से अज्ञात आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन दिख रहा है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाल बटन को अभी दबाइए और बेल आइकन दबा लीजिए मित्रों। बेल आइकन दबाओगे तो मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और जो वो मैंने PDF डाली है उस PDF को निकलवा के आंसर की भी मैंने डाल दी है। पेन से ही लिख के डाली है साथियों, क्योंकि अकेला ही मेहनत करता हूँ पूरे चैनल पर, अकेला ही, और कुछ भी किसी से मदद नहीं लेता हूँ कुछ भी। और कोई टीचर भी नहीं है, ना ही कोई सहयोग करता है। मेरा एक छोटा भाई है जो उससे कभी कभी टाइपिंग करवा लेता हूँ। तो मित्रों इसीलिए कहता हूँ कि भाई इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतनी आप कर लो तो आप आराम से मेरिट निकाल दोगे। प्रश्न नंबर 30। शोषण तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव शोषण तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है अवलोकन, समस्या समाधान, प्रदर्शन और व्याख्यान। देखिए शोषण तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव शोषण तंत्र का मॉडल दिखाया और फिर बच्चों को पढ़ाया। तो फिर ऐसी विधि को, मतलब मॉडल दिखा रहे तो प्रदर्शन विधि के नाम से जानेंगे मित्रों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ पर्यावरण का। 9 मॉडल पेपर ले चुका हूँ पर्यावरण के। 9 या 27 होते हैं, 270 क्वेश्चन बहुत होते हैं, सिलेबस के अनुसार बहुत ही होते हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।